नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार त्रिवेदी। आज आपके समक्ष मैं भारत सरकार के उस निर्णय के प्रति चर्चा करना चाहूँगा जिसके चलते उन्होंने सीबीआई के डायरेक्टर के रूप में माननीय श्री सुबोध कुमार जायसवाल जी की नियुक्ति की है और उनका चयन किया गया है इस पैनल द्वारा। यहां मैं बताना चाहूंगा कि श्री सुबोध कुमार जायसवाल जी, इनकी जितनी भी नियुक्तियां रही हैं विवादास्पद ज्यादा रही हैं। चाहे फिर उनकी अमरावती की नियुक्ति हो, चाहे फिर उनकी रॉ की नियुक्ति हो, चाहे उनका फिर से रॉ से महाराष्ट्र कैडर में पुनरागमन और सीपी मुंबई की नियुक्ति हो, चाहे उनकी डीजी महाराष्ट्र के पद की नियुक्ति हो, और फिर यहाँ से डीजी महाराष्ट्र के पद से यहाँ के शासन प्रशासन से लड़ झगड़ कर हुए डेपुटेशन पे सीआईएसएफ के लिए नियुक्ति पर गए हों, और आज पुनः डायरेक्टर ऑफ सीबीआई की उनकी नियुक्ति और उनके चयन के बारे में मैं बताना चाहूँगा। इन सारी नियुक्तियां जो विवादास्पद रही उसका मूल कारण रहा है तेलगी स्टैम्प घोटाला। तेलगी स्टैम्प घोटाला के चलते हुए ये सारे विवाद उनके पीछे लगे। तकरीबन सन 2000 और 2002-03 के दरमियान की बात है जबकि ये घोटाला हुआ था, और माननीय कोर्ट के आदेश से एक एसआईटी निर्माण की गई थी जिसके प्रमुख श्री जायसवाल जी थे। उनकी देखरेख में पूरी जांच हुई जिसके चलते हुए कई पुलिस अधिकारी, यहाँ तक कि वरिष्ठ अधिकारी भी उस पर अरेस्ट किए गए, जिसमें प्रमुख नाम हमारे एक्स सीपी श्री रंजीत शर्मा जी का भी है। उन दिनों से आज दिन तक यही चर्चा है कि रंजीत शर्मा जी की जो अरेस्ट हुई यह एक वैयक्तिक कारणों से भी उन्हें इस केस में उलझाया गया। खैर, ये वैयक्तिक के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन जो लीगल है उस एस्पेक्ट पे हम बात करना चाहेंगे। शर्मा जी को जब माननीय रंजीत शर्मा जी को जब इसमें अरेस्ट किया गया तो उन्होंने बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखल की थी 523/2005, जिसके चलते उन्हें बेल दिया गया और संबंधित कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनके पैरा नंबर 74 में तेलगी स्टैम्प घोटाला केस में किस तरह से माननीय जायसवाल जी निष्क्रिय रहे और उन्होंने ठीक से जांच नहीं की, तेलगी को मदद की, इन सब का उन्होंने उल्लेख किया हुआ है, स्ट्रक्चर पास की है उसके अंदर भी, और बाद में उन्होंने बेल ग्रांट किया है रंजीत शर्मा जी को। उसके बाद स्पेशल मोका कोर्ट पुणे, यहाँ पर रंजीत शर्मा जी ने अपने डिस्चार्ज के लिए एक एप्लीकेशन दाखल किया था। केस नंबर था 2/2003, जिसका निर्णय 2007 में लगा, और इस निर्णय के जो ऑर्डर कॉपी है उस ऑर्डर कॉपी में आप देख सकते हैं कि पैरा क्रमांक 50 एंड पैरा क्रमांक 65 में क्लियर कट कोर्ट ने मेंशन किया है कि श्री जायसवाल जी ने बीइंग एसआईटी चीफ, एसआईटी के प्रमुख होते हुए श्री जायसवाल जी ने किसी भी तरह से योग्य जांच इस केस में नहीं की। उल्टा उन्होंने तेलगी को मदद की, तेलगी के सहयोगी आरोपियों को विटनेस बनाया, जो कि बाद में सीबीआई ने दिल्ली में अरेस्ट करके उन पर कार्रवाई की। वो जिस फोन से वहां बात कर रहा ना, उस फोन को जब्त किया गया ना, फोन वाले वो जो कांस्टेबल था उस पर कोई कार्रवाई उस समय की गई। तथा तपास में इतनी त्रुटियां हैं जिसका फायदा तेलगी को अवश्य मिलेगा। इस तरह के सीरियस स्ट्रक्चर माननीय कोर्ट ने पास किए थे, और उसके बाद माननीय कोर्ट ने रंजीत शर्मा जी को बाइज्जत डिस्चार्ज किया है उससे। अब यही जो बाइज्जत डिस्चार्ज का प्रश्न है वो थोड़ा बहुत वैयक्तिक कारणों की तरफ निर्देश करता है, एक पॉइंट आउट करता है लोगों को कि कहीं सच तो नहीं है, शायद सच भी है। उसके बाद में मैं आपका यहाँ ध्यान आकर्षण चाहूंगा थोड़ा कि
इस तरह से मोका के आरोपी को, तेलगी एक मोका आरोपी था, और मोका के आरोपी को अगर जो कोई जांच अधिकारी या कोई मदद करता है तो वह अधिकारी भी या वो व्यक्ति भी कलम 24 ऑफ मोका एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए क्रम प्राप्त होता है, उतना ही उसको भी आरोपी माना जाता है। तो इसके चलते श्री जायसवाल जी ने मुंबई उच्च न्यायालय में याचिका क्रमांक 2486/2007 के तहत एप्लीकेशन लगाए थे, क्रिमिनल एप्लीकेशन, जिसका निर्णय जब आया तो उसके अंदर जज ने उनको इंटरिम दिया हुआ था कि टिल फर्दर ऑर्डर नो कोरेसिव एक्शन शुड बी टेकन। बस इतना उनको मिला और वो सीधे यहां से भाग लिए रॉ के लिए, जिससे कि ये मामला यहाँ ठंडा पड़ जाए, लोगों का ध्यान कम पड़ जाए, तब बाद में रिटर्न आया जाएगा। और मैं पूरी खातिरी से कहता हूं कि रॉ को जाते समय, रॉ में इनका डेपुटेशन सिलेक्शन के समय इन्होंने इस चीज को पूरी तरह से छुपाया होगा कि उनके ऊपर इस तरह के संगीन आरोप के घेरे में है और स्ट्रक्चर पास है, जिसके तहत वो मोका के सेक्शन 24 तहत कार्रवाई के लिए क्रम प्राप्त है। और फिर भी उनको अगर जो समझो ये माना जाए कि रॉ ने उनको लिया और उनको नहीं मालूम था, तो ये रॉ का इंटेलिजेंस फेलियर भी कहा जा सकता है। उसके बाद जब उनका पुनरागमन हुआ, महाराष्ट्र स्टेट में आए, खासकर मुंबई के सीपी बनाए गए, उस समय भी इस चीज को उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। महाराष्ट्र के डीजी बनाए गए। आईटीआई में मैंने डिटेल्स मंगाई हैं और आईटीआई में यूपीएससी ने और महाराष्ट्र गृह विभाग ने स्पष्ट रूप से बताया कि इस तरह से कोई भी तथ्य पैनल के समक्ष नहीं रखे गए, यानी उनको छुपाया गया और वो छुपाकर इन्हें आउट ऑफ वे क्लियर कट इनकी जो प्रथम नियुक्ति हुई है डीजी की, वो पूरी की पूरी अवैध है। पोस्ट फैक्टो उस पर ऑर्डर लिया गया है, जो कि नहीं लिया जा सकता है, और वो भी इस तरह के तथ्यों को छुपाकर। उसके बारे में भी मैंने एप्लीकेशन किया, याचिका की हुई है। फिर डीजी रहते हुए उनका यहाँ के गवर्नमेंट से बिगाड़ हुआ, मतभेद हुए और वे लड़ झगड़ कर सीआईएसएफ के डिप्यूटेशन पे चले गए। अब सीआईएसएफ डिप्यूटेशन जाने के बाद उन्होंने, जब उनके सीबीआई सिलेक्शन चयन की बात आई, 24 तारीख को उनका सिलेक्शन होना था, तो मुझे जब मालूम पड़ा तो 14 तारीख को मैंने रेफरेंस नंबर 15 डेटेड 14 तारीख, तो एक एप्लीकेशन माननीय प्रधानमंत्री जी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अन्य वरिष्ठों को, जैसे डीजी महाराष्ट्र, एसीएस महाराष्ट्र, सीएस महाराष्ट्र, फिर सीएम महाराष्ट्र, एचएम महाराष्ट्र, एचएम इंडिया, पीएमओ ऑफिस, इन सबको मैंने पत्र व्यवहार करके उनको सूचित किया है कि इनका चयन के पहले इन मुद्दों को जांच लिया जाए कि इनके ऊपर स्ट्रक्चर है, या तो स्ट्रक्चर क्वैश हो जाए, उसके बाद में एक्सपंज हो जाए, तब इनका सिलेक्शन के बारे में विचार किया जाए। लेकिन उनका सिलेक्शन हुआ 25 तारीख को, जब डिक्लेयर हुआ उनका सिलेक्शन के, तो मैंने अपोजिशन लीडर, लोकसभा के अपोजिशन लीडर अधीर रंजन जी को मैंने फोन किया। फोन पर संपर्क कर उनसे मैंने बातचीत किया और कारण जानने की कोशिश की कि भाई ऐसी परिस्थिति में इनकी कहां से सिलेक्शन हुआ। तो उन्होंने बताया इस चयन प्रक्रिया में कहीं भी इन चीजों का उल्लेख किया गया नहीं कि उनके ऊपर स्ट्रक्चर्स पास हैं, कि उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम्स है और वो स्ट्रक्चर एक्सपेंज नहीं होते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। कहीं इसका उल्लेख न करते हुए, इन बातों को, इन तथ्यों को छुपाते हुए उनका सिलेक्शन किया गया है, जो कि मोरली तो एकदम ही गलत है और लीगली भी गलत है कि इस तरह की चीजें छुपाई गई। क्या प्रधानमंत्री जी को मालूम नहीं था? चीफ जस्टिस जी को मालूम नहीं था? प्रधानमंत्री जी, हमारे जो मोदी जी हैं, सरकार तो बहुत ही अलर्ट रखते हैं और इंटेलिजेंस फेलियर उनके बारे में मान नहीं सकता मैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या था जो इनको सीबीआई चीफ बना दिया गया? जायसवाल जी हैं,
महाराष्ट्र सरकार से लड़कर गए हुए हैं, उनको महाराष्ट्र सरकार पर गुस्सा है। महाराष्ट्र सरकार में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ पे अलग गवर्नमेंट है और उससे वो लड़ कर गए हैं। क्या यह कारण है या फिर क्या कारण है कि इस तरह के स्ट्रक्चर होने के बाद भी चयन प्रक्रिया द्वारा उनका चयन किया जाता है? वही मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बारे में कहना चाहूंगा कि 2007 से आज 2021 तक कई सरकारें बदली हुई, पर किसी भी सरकार ने आज दिन तक एक एफिडेविट नहीं दाखिल किया। गृह मंत्रालय में इतने ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स जो बैठे हैं, तो उनको क्या सिर्फ पगार लेने के लिए रखा गया है? काम नहीं करेंगे इस तरह के, अगर किसी पर कार्रवाई करना हो तो नहीं करेंगे, उसे दबाएंगे, लोगों के निदर्शन में, पैनल के निदर्शन में नहीं लाएंगे। क्या कारण है कि 14-14, 15-15 साल तक एफिडेविट फाइल नहीं किया जाता, कोई मिसलेनियस एप्लीकेशन मूव नहीं किया जाता है, रेसिपी मूव करके इसको एक्सपीडाइट करके ख़त्म नहीं किया जाता है? जायसवाल जी को सिर्फ बचाने की कोशिश की जाती है। खैर, जो भी हो, मेरी माननीय प्रधानमंत्री जी से और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी से हाथ जोड़कर विनती है, प्लस हमारे जो अपोजिशन लीडर हैं अधीर रंजन जी, इनसे मेरी विनती है कि इस चयन प्रक्रिया का पुनरावलोकन किया जाए और सत्य के तह तक जाया जाए और यह कोर्ट पर फैसला छोड़ा जाए कि उनके इस बारे में जो स्ट्रक्चर पास हुए हैं वो एक्सपंज होंगे कि नहीं होंगे। जब तक वो नहीं होते हैं तब तक इस पद पर उन्हें न रखा जाए। अन्यथा महाराष्ट्र में तो छोटा तिलकी का घोटाला माना जा सकता है, सीबीआई में बड़े घोटालों में भी अगर जो इन्होंने इसी तरह से बिहेव किया तो क्या जवाब दिया जाएगा? कि पैसा तो पब्लिक का जाएगा ना। और अगर जो ऐसी परिस्थिति में कुछ अस्थिरता आती है तो उसका भी हर्जाना पब्लिक को ही भरना पड़ेगा। और हम महाराष्ट्र की पब्लिक इलेक्शन का खर्च अफोर्ड करने के लिए तैयार नहीं है, उस स्थिति में नहीं है। कृपया करके योग्य न्याय लें, योग्य कार्रवाई करें और जब तक इसका निर्णय नहीं लगता है हाईकोर्ट के रिट पिटीशन क्रमांक 2486 का /2007 का, तब तक उन्हें इस पद पर न रखा जाए। यही मेरी भारत सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से हाथ जोड़कर नम्र विनती है और बस यही अपने मैं शब्दों को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।